आज शहर का हर अखबार सुहास की उपलब्धियों को गिना रहा था। शहर के हर छोटे बड़े बिजनेसमैन की जुबां पर सुहास की ही बात थी। आखिर हो भी क्यों ना, बहुत कम उम्र में सुहास ने जो हासिल किया था उसे हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। महज 15 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद उसने ऑफिस आना शुरू किया था और 18 साल की उम्र में वो अपनी कंपनी का एमडी बन गया था। पिता की मौत के समय सिर्फ 100 करोड़ की कंपनी आज 5,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अपनी मेहनत और लगन से सुहास ने कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। 32 साल की उम्र में उसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने जा रहा था। शहर का हर रास्ता आज शालीमार टाउन की ओर जा रहा था, जहां शाम को सुहास को यह अवार्ड मिलने वाला था। तय समय पर अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई और सुहास को अवार्ड दिया गया। इस दौरान सुहास को माइक दिया गया और कुछ बोलने के लिए कहा गया। कुछ बोलने से पहले उसने अपनी मां को स्टेज पर बुलाया और वो अवार्ड अपनी मां को समर्पित किया। फिर उसने माइक पर बोलना शुरू किया। मेरी ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, जितनी मेहनत मैंने की है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत मेरी मां ने और मेरी कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों लोगों ने की है। ये अवार्ड भले ही मैं ले रहा हूँ, पर यह अवार्ड उन सब का है जो इन बीते सालों में मुझसे जुड़े थे और कंपनी के लिए काम किया था। उनका हर साल, हर दिन, हर मिनट इस अवार्ड में लगा है, तब ये अवार्ड आकार ले सका है। इसलिए ये अवार्ड मेरी माँ के हाथों से उन सभी लोगों का है जो अब तक इस कंपनी के लिए अपना खून पसीना बहाते आए हैं। मैं आज इस मंच से अपनी कंपनी के हर छोटे से छोटे कर्मचारी और बड़े से बड़े अधिकारी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। कल मैं और मेरी कंपनी का हर व्यक्ति इस सफलता का जश्न मनाएंगे। कुछ औपचारिकताओं के बाद समारोह समाप्त होता है और सभी लोग अपने घरों के लिए निकल पड़ते हैं। इधर सुहास को उसकी उपलब्धियों के लिए बधाई देने लगातार फ़ोन बजते रहते हैं। कुछ सामने आकर सुहास को बधाई दे रहे थे, कोई मैसेज कर रहा था और कोई कॉल कर रहा था। सुहास अपनी माँ के साथ अपने बंगले पर पहुँच जाता है। उसका माँ रागिनी अपने बेटे की सफलता पर खुश नज़र आ रही थी। जैसे ही सुहास और रागिनी घर पहुंचते हैं, उनके तमाम दोस्त और रिश्तेदार उनका भरपूर स्वागत करते हैं। सुहास की सफलता का जश्न मनाने के लिए घर में रखी गई पार्टी रात करीब 2 बजे तक चलती है और उसके बाद सभी धीरे धीरे रवाना हो जाते हैं। सुहास अपने कमरे में आता है और दिन भर की थकान के बाद थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी आदत थी कि वो चाहे कितना ही थका हुआ हो, वो अपनी डायरी ज़रूर लिखता था। आज भी उसने अपनी आदत के अनुसार अपनी डायरी खोल ली थी और उसमें अपने आज की हर बात को लिख दिया था। कुछ देर बाद वो अपने बेड पर आकर लेट गया और आज अपनी सफलता के बीच उसे वो दिन भी याद आ गया जब वो पहली बार कंपनी गया था। उसके पिता शशांक की मौत के बाद उनके सबसे वफादार साथी राजीव भागवत उसे उसके पिता के कैबिन में ले गए थे और उस कुर्सी पर बैठाया था जहाँ कभी उसके पिता शशांक बैठा करते थे। राजीव ने कुर्सी पर बैठाने के साथ ही सुहास से कहा था कि बेटा, आज जिस जगह तुम बैठे हो वो कोई मामूली जगह नहीं है। इस जगह पर बैठने के बाद तुम्हारे ऊपर अब कई लोगों की जिम्मेदारी है। उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना अब तुम्हारा फर्ज है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे पिता के सपनों को पूरा करना। उनका सपना इस कंपनी को सबसे बड़ी कंपनी बनाने का था, जिन्हें अब तुम्हें पूरा करना होगा। पिता की जगह पर बैठकर सुहास कुछ भावुक हो गया था, पर फिर धीरे धीरे उसने कंपनी के कामों में रुचि लेना शुरू किया। अगले 3 सालों में उसने कंपनी का हर काम सीखा और फिर 18 साल का होते ही उसे कंपनी के एमडी की कमान सौंप दी गई थी। हालांकि इस दौरान कंपनी से जुड़े पुराने लोग उसकी सहायता करते थे। कुछ सालों में कंपनी के सारे फैसले सुहास करने लगा और कंपनी आगे बढ़ती गई। सुहास की मेहनत का नतीजा ही है आज कंपनी करीब 5,000 करोड़ तक पहुंच गई है और सैकड़ों लोग उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं। यादों के आगोश से सुहास कब नींद के आगोश में चला गया उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह जब सुहास उठा तो उसके लिए यह सुबह कुछ जानी पहचानी तो थी, पर बहुत अलग थी यह सुबह, क्योंकि आज सुबह सुहास जो कर रहा था वो उसके लिए ना सही पर बाकी लोगों के लिए बहुत अजीब था। सुहास की माँ हो, घर के नौकर हो या पार्टी के बाद रुके कुछ रिश्तेदार और कुछ खास दोस्त हों, उन सभी के लिए यह सुबह इतनी अजीब होने वाली थी, यह किसी ने सोचा नहीं था। सुहास, माँ माँ देखो ना, मेरे चेहरे को क्या हो गया है। सुहास की आवाज़ को सुनकर रागिनी कमरे में गई। रागिनी, क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह इतना शोर। सुहास, ये देखो मेरे चेहरे को क्या हो गया है।
रागिनी, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। रात को देर से सोया था और अभी जल्दी उठ गया है, इसलिए आंखें कुछ लाल हो रही हैं। चल, मुझे अभी बहुत काम है, तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। रागिनी इतना बोलकर सुहास के कमरे से चली गई थी। सुहास, अरे माँ, मेरी बात तो सुनो, देखो तो सही मेरा चेहरा। सुहास बाथरूम में जाता है और नहाकर तैयार हो जाता है। एक बार फिर वो अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। सुहास, माँ माँ, मेरा बैग कहाँ है? रागिनी फिर से कमरे में आती है और पूछती है। रागिनी, कौन सा बैग, और आज तुझे बैग की ज़रूरत क्यों है? सुहास, माँ मजाक मत करो, आज मेरा टेस्ट है, मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी से मेरा बैग ढूंढो। रागिनी, स्कूल बैग? सुहास, हाँ माँ, स्कूल बैग, जाऊँगा तो बैग लेकर ही जाऊँगा ना। रागिनी, आज तुझे क्या हो गया है सुहास, सुबह सुबह ऐसे मजाक? सुहास, अरे माँ, मजाक तो आप कर रही हैं, मुझे स्कूल में देरी हो रही है, जल्दी से मेरा बैग दे दो, आज मेरा टेस्ट भी है। इसी बीच घर में काम करने वाला एक नौकर कमरे में आता है। रागिनी से कहता है, मालकिन, नाश्ता लगा दिया है। नौकर को देखकर सुहास एकदम से डर जाता है और जाकर रागिनी के पीछे छिप जाता है। सुहास रागिनी के पीछे इस तरह से छिपाता जैसे कोई छोटा बच्चा किसी अजनबी को देखकर अपनी माँ के आंचल में छिप जाता है। सुहास की यह हरकत रागिनी को बहुत अजीब लग रही थी। रागिनी ने सुहास को देखा तो वह काफ़ी डरा हुआ लग रहा था और रागिनी के पीछे से छिपकर बार बार उस नौकर को देख रहा था। रागिनी ने यह देखा तो उसने नौकर से कहा, ठीक है, तुम जाओ। नौकर को देखकर इस तरह सुहास का डर अब रागिनी को परेशान करने वाला था। रागिनी ने अब सुहास के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तू इतना डर क्यों गया? सुहास, ये कौन था माँ? रागिनी, अरे बेटा, ये हमारे घर का नौकर है राजन, रोज़ तुझे यही तो नाश्ता देता है, तू उसे देखकर इतना डर क्यों गया? सुहास, मुझे नाश्ता देता है पर मैं तो इसे जानता भी नहीं। रागिनी, सुहास, तुझे क्या हो गया है? आज क्यों तू अपनी माँ को परेशान करना चाहता है? मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, मेरा बैग दे दो, मुझे देर हो रही है। कौन सा बैग बेटा? सुहास, मेरा स्कूल बैग, माँ, कितनी बार तो कह चुका हूँ कि आज मेरा टेस्ट है। तेरी तबीयत तो ठीक है, इस उम्र में तू स्कूल जाना चाहता है, और कौन सा टेस्ट है तेरा? साइंस का टेस्ट है, इसीलिए तो जल्दी है। रागिनी, ठीक है, मैं तेरा बैग लेकर आती हूँ, तब तक तू नाश्ता कर ले। सुहास की इस तरह की बातें रागिनी की समझ से परे थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सुहास को क्या हुआ है जो वो इस तरह की बातें कर रहा है। वो उसे समझाकर बाहर लेकर आती है। सुहास बाहर पहुंचता है तो वहाँ उसे बहुत सारे अजनबी नजर आते हैं और फिर से दौड़कर अपने कमरे में पहुंच जाता है। रागिनी उसकी ये हरकत देखती है और फिर कमरे में जाती है। कमरे में रागिनी देखती है कि सुहास बिल्कुल वैसे ही अलमारी के कोने में छिप गया है जैसे बचपन में अनजान लोगों को देखकर छिप जाया करता था। वो समझाकर फिर से बाहर लेकर आती है और नाश्ता कराती है। रागिनी को हालांकि ये अब तक समझ नहीं आया रहा था कि सुहास को क्या हुआ है और वह ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। नाश्ता करने के बाद सुहास स्कूल जाने की जिद करता है। रागिनी, नहीं बेटा, आज तुम स्कूल नहीं जा सकते, डॉक्टर अंकल ने मना किया है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। सुहास, ठीक है, तो मेरी लीव एप्लीकेशन पहुंचा देना। रागिनी, हाँ, वो मैं पहुंचा दूंगी। अब एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। सुहास, ठीक है माँ। सुहास के कमरे में जाने के बाद सभी रिश्तेदार और सुहास के दोस्त रागिनी के पास आ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी सुहास की ये हरकतें बड़ी अजीब लग रही थी। सभी आपस में तय करते हैं कि डॉक्टरों को बुलाना चाहिए। रागिनी डॉक्टर को फ़ोन लगाती है और डॉक्टर कुछ ही देर में आने का बोलता है। रागिनी और सभी रिश्तेदार आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी सुहास के रूम से उसके चीखने की आवाज़ आती है और सभी लोग दौड़कर सुहास के कमरे में जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि सुहास बेड पर खड़ा है और बेड के नीचे उनका पालतू डॉगी सुहास को देखकर पूंछ हिला रहा था। सुहास उस डॉगी से डर रहा था। रागिनी यह देखती है तो उसे फिर से याद आता है कि बचपन में सुहास ऐसे ही डॉगी को देखकर डर जाया करता था। हालांकि अब सुहास का इस तरह से डॉगी से डरना भी उसे अजीब लग रहा था क्योंकि सुहास इस डॉगी को घर में लेकर आया था और रोज़ उसका काफ़ी ध्यान भी रखता था। रागिनी नोट कर रही थी कि सुहास वो सारी बातें दोहरा रहा है जो कभी वो बचपन में किया करता था। रागिनी उसे फिर दुलार करती है और उसके मन से डॉगी के डर को दूर करती है।
सुहास की सभी आदतें इस समय बदली हुई नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर देशमुख भी वहां आ जाते हैं और सुहास को चेक करते हैं। सुहास को इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर देशमुख और रागिनी सुहास के कमरे से बाहर आते हैं। रागिनी, डॉक्टर क्या हुआ है सुहास, आज ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? डॉक्टर देशमुख, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, चेक किया है उसे पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। रागिनी, फिर भी डॉक्टर कुछ तो पता चला होगा कि आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर देशमुख, मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि सुहास अपनी याददाश्त खो चुका है। वो अपने वर्तमान समय से पिछले 20 साल की याददाश्त खो चुका है। इस कारण उसे अब जो भी याद है वो सिर्फ 12 साल की उम्र तक का याद है। रागिनी, पर ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? डॉक्टर देशमुख, इसके लिए मैं कहूँगा कि इसमें आप डॉक्टर शाश्वत से मिल लीजिए। इस बारे में वो ही ज़्यादा बता पाएंगे और सुहास को कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी वही बताएंगे। मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ, आप आज शाम को ही उनसे मिल लीजिए। रागिनी, ठीक है डॉक्टर, मैं शाम को ही सुहास को लेकर उनके पास चली जाऊंगी। शाम होते ही रागिनी सुहास को लेकर डॉक्टर शाश्वत से मिलने के लिए चली जाती है। डॉक्टर शाश्वत सुहास का चेकअप करते हैं और फिर उसे बाहर भेज देते हैं। फिर रागिनी से मुखातिब होते हैं। डॉक्टर शाश्वत, डॉक्टर देशमुख का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। रागिनी जी, सुहास अपनी याददाश्त खो चुका है। रागिनी, पर डॉक्टर ये सब अचानक कैसे? रात को अच्छा था, पार्टी चल रही थी, कल ही इसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था, वह बहुत ही खुश था। डॉक्टर शाश्वत, कभी कभी ऐसा हो जाता है रागिनी जी, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अधिक तनाव या इमोशनल शॉक के कारण याददाश्त चली जाती है। अब देखना यह है कि यह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है या फिर रागिनी या फिर डॉक्टर शाश्वत, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहता, इस तरह के पेशेंट कब तक ठीक होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल मेरी आपसे यही सलाह है कि अभी कुछ समय तक सुहास को उसकी वर्तमान बातों के बारे में याद ना दिलाएं। अभी वो जिस उम्र में है उसे वहीं रहने दिया जाए। फिर हम इलाज शुरू करेंगे तो कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे संभव है कि वो फिर से वर्तमान में आ जाए। रागिनी, इसमें कितना समय लगता है डॉक्टर? डॉक्टर शाश्वत, फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है रागिनी जी, अभी ये आपका 12 साल का बच्चा है और उसे उसी तरह से मैनेज करें। रागिनी, पर वो रोज़ स्कूल जाने की जिद करेगा, अब इस हाल में मैं उसे स्कूल कैसे भेजूं? डॉक्टर शाश्वत, यही सब आपको मैनेज करना है, उसे प्यार से समझाइए। करीब 15 दिन बाद हम इलाज करेंगे, अभी उसके दिमाग पर ज़्यादा असर हम नहीं डाल सकते हैं, अगर दिमाग पर ज़्यादा लोड पड़ा तो वो कोमा में भी जा सकता है। रागिनी, ठीक है डॉक्टर, मैं कोशिश करती हूँ। रागिनी और सुहास अब घर आ जाते हैं। रागिनी 32 साल के सुहास का एक 12 साल के बच्चे की तरह ध्यान रखने लगती है। सुहास भी 12 साल के बच्चे की तरह ही जिद करता है। वो अपनी 20 साल की याददाश्त खो चुका है और उसके इन 20 सालों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। रागिनी उसे बीमार होने का कहकर स्कूल जाने से रोकती है। वो रागिनी से अपने स्कूल के दोस्तों से बातें किया करता था, पुराने खिलौनों से खेला करता था, खाने को लेकर भी अब उसकी जिद बच्चों की तरह हो गई थी। यूँ कहें कि वो एक बार फिर से 12 साल का सुहास बन गया था। रागिनी से बात करने के दौरान वो सबसे ज़्यादा विक्रम की बात किया करता था, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। हालांकि आजकल विक्रम देहरादून में एक कंपनी में मैनेजर के रूप में काम करता है। जब भी वो अपने शहर आता था तो सुहास से ज़रूर मिलता था। आज भी विक्रम और सुहास बहुत अच्छे दोस्त हैं। सुहास के इस तरह से याददाश्त खोने की खबर अभी तक उसे नहीं दी गई थी। एक दिन रागिनी सुहास की हालत के बारे में डॉक्टर शाश्वत से फ़ोन पर बात कर रही थी और बोल रही थी कि 15 दिन से ज़्यादा समय हो गया है, अब सुहास का इलाज शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर शाश्वत ने भी रागिनी से इलाज की बात कह दी थी। इसी बीच सुहास रागिनी के पास पहुंच जाता है और अपनी बनाई एक पेंटिंग उसे दिखाता है। ये एक लड़की की खूबसूरत पेंटिंग थी जो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। रागिनी पेंटिंग देखती है तो उसे भी पेंटिंग और वो लड़की जिसकी पेंटिंग थी काफ़ी खूबसूरत लगती है। वो सुहास से पूछती है, किसकी पेंटिंग है सुहास? सुहास, पता नहीं माँ, आज पेंटिंग करने की इच्छा हुई तो यह बन गई। रागिनी, क्या तुम इसे जानते हो सुहास? सुहास, नहीं माँ, बस ऐसे ही बना दी। रागिनी, पर ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी को देखकर यह पेंटिंग बनाई है।
सुहास, नहीं माँ, मैं तो अपने कमरे में था और वहाँ तो कोई नहीं था। आपको पेंटिंग कैसी लगी? रागिनी, बहुत अच्छी है बेटा। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया या सिर्फ पेंटिंग ही कर रहे थे? सुहास, अभी नहीं खाया, अब खा लेता हूँ। रागिनी, ओके गुड बॉय, जाओ खाना खाओ। इसके बाद रागिनी एक बार फिर से उस पेंटिंग को देखती है। एक 12 साल के बच्चे के दिमाग वाले सुहास ने इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना दी? ये सिर्फ उसकी कोई कल्पना है या यह कोई लड़की है जिसे सुहास जानता है? कुछ दिनों के बाद डॉक्टर शाश्वत के कहने के अनुसार सुहास का इलाज शुरू होता है। करीब 3 महीने तक उसका इलाज चलता है, पर उसमें कोई फर्क नज़र नहीं आता है। इधर सुहास के ना होने से कंपनी के काम भी प्रभावित होने लगे थे, क्योंकि सुहास के फैसलों के कारण ही कंपनी आगे बढ़ी थी और सुहास अब फैसले लेने के लिए कंपनी में नहीं था। इधर सुहास की हालत में कोई सुधार ना देखते हुए रागिनी की चिंता बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे थे, पर सुहास का दिमाग तो जैसे 20 साल की बातों को पूरी तरह से भूल चुका था। कुछ बातें याद कराने की कोशिश सुहास को की गई थी, पर 12 साल के बच्चे की तरह सुहास चिढ़ जाता था और वहां से भाग जाता था। सुहास की स्थिति में कोई सुधार होता न देखकर रागिनी अब उसे विदेश ले जाने के विचार करती है। इधर सुहास की हालत यह थी कि जिन लोगों से वो रोज़ मिला करता था उन्हें भी वह पहचान नहीं रहा था। कभी कभी वो अपने स्कूल के दोस्तों के घर जाने की जिद करने लगता था। वो रागिनी से अक्सर कहता था कि वो स्कूल नहीं जा पा रहा है तो कम से कम उसे विक्रम के घर तो जाने दें या विक्रम को ही अपने घर पर बुला लें। रागिनी की मुश्किल यह थी, ना तो वो सुहास को विक्रम के घर जाने दे सकती थी और ना ही विक्रम को घर ला सकती थी। रागिनी डॉक्टर शाश्वत से सुहास को विदेश में इलाज कराने की बात करती हैं। रागिनी, डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि सुहास का विदेश में अच्छे से इलाज हो सकता है? डॉक्टर शाश्वत, रागिनी जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यह एक तरह से मानसिक बीमारी है। सुहास के लिए बेहतर यह रहेगा कि वो उन चीज़ों के आसपास ही रहे जिन्हें वो जानता पहचानता है। रागिनी, पर वो मेरे अलावा कभी किसी को नहीं जानता है। वो अब भी 12 साल का बच्चा बना हुआ है। अपने डॉगी से डरता है, घर में काम करने वाले नौकरों से डरता है, स्कूल के दोस्तों से मिलने की जिद करता है, स्कूल जाना चाहता है। आखिर ये कौन सी बीमारी है डॉक्टर? डॉक्टर शाश्वत, रागिनी जी, मेडिकल के तौर पर हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। फिलहाल और कुछ नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है कोई इमोशनल शॉक ही सुहास की हालत का जिम्मेदार है। अब कोई इमोशनल शॉक फिर से लगे तो हो सकता है कि सुहास फिर से ठीक हो जाए। रागिनी, ओह, ये कैसे संभव है? वैसे भी ये तो आपका कयास ही है। डॉक्टर शाश्वत, हाँ है तो कयास ही, पर संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मेडिकल की दुनिया में भी चमत्कार होते हैं। हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। रागिनी, ठीक है डॉक्टर। रागिनी घर आती है और सुहास के बारे में सोचती रहती है। इसी बीच उसके घर का टेलीफोन बज उठता है। ये फ़ोन देहरादून से विक्रम ने किया था। विक्रम, आंटी, सुहास फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? कई दिनों से उसे कॉल कर रहा हूँ, कहीं बाहर गया है क्या? रागिनी, नहीं बेटा, वो घर पर ही है, पर अभी वो तुझसे बात नहीं कर पाएगा। विक्रम, मुझसे बात नहीं कर पाएगा? ऐसा क्या कर रहा है कि मुझसे भी बात करने का वक्त नहीं है उसके पास? रागिनी, कर तो कुछ नहीं रहा है, पर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हालांकि वो तुम्हें याद तो करता है, पर यह कहना मुश्किल है कि वो तुम्हें पहचान पाएगा या नहीं। विक्रम, मैं कुछ समझा नहीं आंटी, क्या हुआ है? रागिनी, तुम्हें तो पता है कि करीब 3 महीने पहले उसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। उस रात को घर में पार्टी थी। पार्टी के बाद वो सोने के लिए गया और सुबह उठा तो अजीब सी हरकत करने लगा। डॉक्टर का कहना है कि वो अपने 20 सालों की याददाश्त खो चुका है। अब वो बिल्कुल 12 साल का बच्चा बन गया है। उसे विक्रम तो याद है, पर उसके साथ स्कूल में पढ़ने वाला विक्रम, जिस डॉगी को वो खुद लेकर आया था, उससे वह डरता है, घर के नौकरों से डरता है, स्कूल जाने की जिद करता है। अब तू बता कि वो तुझसे बात कैसे करेगा? विक्रम, आंटी, इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताया ही नहीं। मैं कल ही वहाँ आता हूँ। रागिनी, पर बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? विक्रम, परेशानी कैसी आंटी? आखिर वो मेरा बचपन का दोस्त है। हो सकता है मुझसे मिलने के बाद उसे कुछ याद आ जाए। मैं कल ही आता हूँ। रागिनी, ठीक है बेटा, आ जा। उम्मीद करती हूँ कि तेरे आने से उसके बर्ताव में कुछ फ़र्क पड़े। अगले ही दिन विक्रम के सुहास घर पर होता है। जिस समय विक्रम सुहास के घर आया था, सुहास अपने कमरे में खेल रहा था।
विक्रम उससे मिलने के लिए उसके कमरे में आता है, पर सुहास उसे देखकर डर जाता है। इसी बीच रागिनी वहां आती है और सुहास और विक्रम की मुलाकात कराती है। हालांकि सुहास डरते हुए विक्रम से हाथ मिलाता है, पर विक्रम से कोई बात नहीं करता है। फिर विक्रम और रागिनी बाहर आ जाते हैं। रागिनी, देखा विक्रम, अब तो वो तुझे भी नहीं पहचान रहा है। विक्रम, हाँ आंटी, ये तो सच में बहुत परेशान करने वाली बात ही है। रागिनी, वही तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। विक्रम, कंपनी का काम कौन देख रहा है आंटी। रागिनी, अपने कुछ भरोसेमंद लोग हैं बेटा, पर कंपनी को भी अब घाटा होने लगा है, क्योंकि अब तक कंपनी के सारे फैसले सुहास ही लेता था और अब वो ही कंपनी में नहीं जा रहा है। ये तो बस खेल में लगा रहता है या फिर स्कूल जाने की जिद करता है। ज़्यादा हो तो विक्रम के पास जाने की जिद करता है। विक्रम, आप चिंता न करें आंटी, सब ठीक होगा, अब मैं आ गया हूँ। रागिनी, वैसे एक बात और है विक्रम, ये एक पेंटिंग देख, क्या तू जानता है कि यह लड़की कौन है। रागिनी उसे सुहास की बनाई पेंटिंग दिखाती है। विक्रम, उसे यह लड़की याद है। रागिनी, तो तू इस लड़की को जानता है। विक्रम, जानता हूँ आंटी, करीब 4 साल पहले मैं और सुहास कंपनी के काम से दिल्ली गए थे, वहाँ ये लड़की हमें मिली थी। सुहास तभी से इस पर फिदा हो गया था। रागिनी, अच्छा, पर उसने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। विक्रम, बताता कैसे, क्योंकि अभी तो उसे ही इस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं होगा। रागिनी, मतलब। विक्रम, मतलब यह है आंटी कि जब हम दिल्ली गए तो एक होटल में कॉफ़ी पीने चले गए थे। हमारी टेबल के सामने ही कुछ लड़कियां भी बैठी हुई थी, उनमें से एक लड़की ये भी थी। अब ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये दिल्ली में कहाँ रहती है, फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। रागिनी, पर सुहास को ये लड़की कैसे याद है। कैसे याद है यह छोड़ो आंटी, इस बात से खुश हो जाओ कि उसे इन 20 सालों की बातों में से कुछ तो याद है, चाहे फिर वो यह लड़की ही क्यों ना हो। रागिनी, हाँ तू सही कह रहा है, पर अब क्या करें, रुक मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। रागिनी डॉक्टर शाश्वत को फ़ोन लगाती है और सुहास की पेंटिंग और पेंटिंग वाली उस लड़की की बात बताती है। डॉक्टर शाश्वत, यदि ऐसा है तो यह एक अच्छा साइन है। अब अगर हम उस लड़की को अचानक सुहास के सामने लाकर खड़ा कर दें तो शायद सुहास के लिए एक और इमोशनल शॉक हो और वो फिर से पहले की तरह हो जाए। पर इसमें रिस्क भी है कि उसने पेंटिंग तो बना दी, पर उसे ये उस लड़की से मुलाकात याद ही ना हो, तो फिर वो उसे पहचान नहीं पाएगा। रागिनी, हाँ उसे ये याद नहीं है, क्योंकि जब उसने पेंटिंग बनाई थी तो मैंने उससे पूछा था कि यह कौन है, तो उसने कहा था कि बस दिमाग में आई तो बना दी। डॉक्टर शाश्वत, हाँ वही मैं सोच रहा था, क्या सुहास और उस लड़की की मुलाकात हुई थी। रागिनी, नहीं हुई थी, बात भी नहीं हुई थी, बस सुहास ने उसे देखा था। डॉक्टर शाश्वत, क्या यह लड़की यहाँ आ सकती है। रागिनी, पता नहीं डॉक्टर, क्योंकि यह लड़की कौन है, कहाँ रहती है, कोई नहीं जानता है। दिल्ली में इसे खोजा भी कैसे जा सकता है। डॉक्टर शाश्वत, अगर यह लड़की यहाँ होती तो शायद हम सुहास को फिर से ठीक कर सकते थे। रागिनी डॉक्टर की बात सुनकर उदास हो जाती है। रागिनी को उदास देखकर विक्रम कहता है कि आप चिंता ना करें आंटी, मैं इस लड़की को ढूंढ कर लेकर आऊँगा, मैं उससे बात करूँगा। उसके बाद विक्रम अगले दिन उस लड़की की तलाश में दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। इधर रागिनी उम्मीद कर रही थी कि विक्रम उस लड़की को साथ ले आए तो कम से कम सुहास के ठीक होने के कुछ चांस बढ़ जाएंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद विक्रम सबसे पहले उसी होटल में पहुंचता है जिस जगह पर उसने और सुहास ने उस लड़की को देखा था। हालांकि मुश्किल यह थी कि विक्रम के पास उस लड़की का नाम पता कुछ भी नहीं था। एक फ़ोटो था, वो भी सुहास ने बनाया था। मतलब साफ था कि उस लड़की को तलाश करने में विक्रम को बहुत मुश्किल आने वाली थी। हुआ भी वही, क्योंकि होटल में विक्रम ने जब उस लड़की की पेंटिंग दिखाई तो कोई उसे पहचान नहीं सका था। उसने होटल में कई लोगों से उसके बारे में पूछा, पर कोई उसे पहचानता नहीं था। इसका मतलब साफ था कि वो लड़की भी उस होटल में कभी ही आती होगी। विक्रम के सामने अब मुश्किल यह थी कि उस लड़की की तलाश हर हाल में करनी थी, पर विक्रम के पास उस लड़की का नाम और पता कुछ भी नहीं था। दिल्ली जैसे शहर में बिना नाम और पते के एक लड़की को खोजना बहुत मुश्किल था। हालांकि विक्रम हिम्मत नहीं हारता है और उसी होटल के आसपास के होटल और रेस्टोरेंट में जाकर उस लड़की के बारे में पता करता है। हालांकि वहाँ भी उसे सफलता नहीं मिलती है और कोई भी उस लड़की को पहचान नहीं पाता है। थक हार कर विक्रम एक होटल में रूम लेता है और जाकर आराम करता है।
शाम को एक बार फिर वह उस लड़की का फ़ोटो लेकर निकल पड़ता है और कई जगह उसे तलाश करता है। देर रात तक वो लड़की की तलाश करता है और फिर पैदल ही होटल के लिए चल पड़ता है। एक सुनसान चौराहे पर वो बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसे एक लड़की नज़र आती है जो अपनी गाड़ी को धक्का लगा रही थी। विक्रम उसे देखकर अनदेखा कर देता है। फिर वो लड़की उसके पास आती है। लड़की, माफ़ कीजिएगा, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? विक्रम आवाज़ सुनकर उस लड़की की ओर देखता है। ये वही लड़की थी जिसकी वो तलाश कर रहा था। वो अचानक उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, विक्रम, बस आपकी मदद के लिए ही तो मैं यहाँ पर हूँ। लड़की कुछ आश्चर्य के साथ, मतलब आप ताना मार रहे हैं या सच में मदद करना चाहते हैं? विक्रम, सॉरी, मैं आपकी मदद ही करना चाहता हूँ, कोई ताना नहीं मार रहा हूँ। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ? लड़की, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और इतनी रात को कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। रास्ते पर छोड़ भी नहीं सकती हूँ, काफ़ी दूर से लेकर आ रही हूँ। कुछ दूर तक अगर आप मेरी मदद कर दें तो। विक्रम, जी बिल्कुल, चलिए। फिर दोनों गाड़ी के पास पहुँचते हैं और विक्रम उस लड़की की गाड़ी को धक्का लगाते हुए आगे चलने लगता है। विक्रम, वैसे मेरा नाम विक्रम है और मैं देहरादून में रहता हूँ। लड़की, तो फिर आप यहाँ दिल्ली में, वो भी इतनी रात को? विक्रम, जी कुछ ज़रूरी काम से आया था। लड़की, तो हो गया आपका काम? विक्रम, हाँ, लग तो रहा है कि हो गया। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। लड़की, ओह सॉरी, मेरा नाम पल्लवी है और यहीं पास में शक्ति सोसाइटी में रहती हूँ। विक्रम, इतनी रात को? पल्लवी, मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। आज हाफ टाइम क्या है, क्योंकि मुझे सुबह मुंबई के लिए निकलना है। विक्रम, वाह, मुझे भी मुंबई ही जाना है। पल्लवी, पर आप तो देहरादून रहते हैं ना? विक्रम, हाँ, वहाँ जॉब करता हूँ और घर मुंबई में है। फ़िलहाल जिस काम से आया था वो मुंबई से ताल्लुक़ रखता है। पल्लवी, ओह अच्छा। कुछ ही देर में शक्ति सोसाइटी आ जाती है और विक्रम पल्लवी की गाड़ी पार्क करता है और उसे चाबी दे देता है। पल्लवी उसे शुक्रिया कहती है और चाय के लिए घर चलने के लिए कहती है। विक्रम हालांकि पहली बार मना करता है, पर पल्लवी के दोबारा कहने पर वो चाय के लिए उसके साथ उसके रूम में चला जाता है। पल्लवी, वैसे मैं कुछ थकान महसूस कर रही थी तो चाय तो पीनी ही थी। आप हैं तो कंपनी मिल जाएगी। विक्रम, पर इतनी रात को किसी अनजान लड़के को अपने रूम में लेकर आने में आपको रिस्क नहीं लगता? पल्लवी, लगता है, पर रास्ते में आपसे बात करने के बाद लगा कि आप अच्छे लड़के हैं, इसलिए आपको रूम में ले आई। विक्रम, ओह थैंक यू। पल्लवी, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कुछ ही देर में पल्लवी चाय बनाकर ले आती है और फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। पल्लवी, वैसे आप यहाँ किस काम से आए थे? विक्रम, सच कहूँ या झूठ? पल्लवी, अगर आप बताना ना चाहें तो कोई बात नहीं, पर यदि बताना चाहते हैं तो फिर सच ही बताएं। विक्रम, मैं आपकी ही तलाश में यहाँ आया था। पल्लवी एक बार फिर चौंक जाती है, मेरी तलाश में? विक्रम, जी हाँ, आपको ही तलाश करने के लिए यहाँ आया था। पल्लवी, पर मुझे क्यों? क्या आप मुझे जानते हैं? विक्रम, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपने नाम बताया तो आपका नाम पता चला, पर आपकी एक तस्वीर मेरे पास थी, उसी से आपकी तलाश कर रहा था। पल्लवी, मेरी तस्वीर? वो कहाँ से आई आपके पास और आप मेरी तलाश क्यों कर रहे थे? विक्रम, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, पर आप मेरी बात आराम से सुनिए। पल्लवी, कहिए। विक्रम, आपकी यह तस्वीर मेरे एक दोस्त ने बनाई है, उसका नाम सुहास है। एक बार हम किसी काम से दिल्ली आए थे, एक होटल में हम लोग गए थे, वहाँ आप भी अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ आई थी। मेरे दोस्त ने आपको देखा था, ये करीब 4 साल पहले की बात है। पल्लवी, तो आपके दोस्त ने यह पेंटिंग तभी बना ली थी? विक्रम, जी नहीं, अभी कुछ दिन पहले बनाई है। पल्लवी, 4 साल बाद भी आपके दोस्त को मेरी सूरत याद रही? वैसे बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है आपके दोस्त ने। विक्रम, जी बस यही एक तस्वीर लेकर आपकी तलाश में निकल पड़ा था। पल्लवी, पर आप मुझे तलाश क्यों कर रहे थे? और जिसने ये तस्वीर बनाई वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आए आपके साथ? विक्रम, जी वो फ़िलहाल मेरे साथ आने की स्थिति में नहीं था, और रही बात आपको तलाश करने की, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। पल्लवी, मदद? कैसी मदद? विक्रम, शायद आप यकीन न करें, पर यह मेरे जिस दोस्त ने यह पेंटिंग बनाई है वो सिर्फ एक रात में अपनी 20 साल की याददाश्त खो चुका है और अब एक 12 साल का बच्चा बन गया है। इन 20 सालों की बात वो भूल चुका है।
यहाँ तक कि वो मुझे भी भूल चुका है, पर उसे आप याद हैं। पल्लवी, क्या सच? विक्रम, जी हाँ। पल्लवी जी, डॉक्टर का कहना है कि यदि आप उसके सामने आ जाएं तो शायद उसे 20 सालों की सारी बातें याद आ जाएं, क्योंकि पिछले 20 सालों की बातों में उसे सिर्फ आपका चेहरा ही याद है। उसे यह भी याद नहीं है कि वो एक कंपनी का मालिक है और उसे हाल ही में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। पल्लवी, कौन है आपका यह दोस्त? विक्रम, सुहास। सुहास शर्मा नाम है उसका। पल्लवी, हाँ मैंने पढ़ा था उसके बारे में, उसे यह अवार्ड मिला है। विक्रम, बस उसी रात को पता नहीं क्या हुआ कि वो अपनी 20 सालों की याददाश्त खो बैठा। सुबह उठा तो ऑफिस के बजाय स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। घर के नौकर, उसके लिए लाया गया डॉगी, उसके कॉलेज के दोस्त, यहाँ तक कि मैं जो उसका बचपन का दोस्त हूँ, हम सभी को वो अनजान समझ रहा है। पल्लवी, पर यह सब अचानक कैसे हो गया? विक्रम, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, पर वो आपको नहीं बोला है, इसलिए आपकी मदद लेने के लिए यहाँ आया हूँ। पल्लवी, पर इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? विक्रम, बस यही कि आप यदि मेरे साथ मुंबई चलें और एक बार सुहास से मिल लें तो शायद उसे सब कुछ याद आ जाए, क्योंकि 20 सालों की यादों में उसे सिर्फ आप याद हैं। पल्लवी, पर अगर याद नहीं आया तो? विक्रम, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। वैसे भी आप मुंबई जा ही रही हैं तो कुछ समय मेरे दोस्त से भी मिल लीजिए। हो सकता है आपके चंद मिनट मेरे दोस्त की पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लें। पल्लवी, ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इतनी रात को आपने भी मेरी मदद की है। विक्रम, ओह थैंक यू वेरी मच पल्लवी जी, आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर, ये आप नहीं समझ सकती। पल्लवी, एहसान कौन नहीं है, बस एक इंसान के नाते आपकी हेल्प कर रही हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि आपका दोस्त जल्द से जल्द ठीक हो जाए। विक्रम, ठीक है, तो फिर सुबह मैं आपको यहाँ से पिक करता हूँ, फिर हम साथ ही मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ। पल्लवी, जी बिल्कुल, वैसे आप अपने दोस्त को बहुत चाहते हैं। विक्रम, वो मेरी जान है पल्लवी जी, अब सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। अगले दिन विक्रम और पल्लवी मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। सफ़र में विक्रम पल्लवी को सुहास के बारे में काफ़ी बातें बताता है। मुंबई में पल्लवी सबसे पहले अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। वो विक्रम से कहती है कि वो अगले दिन में उसे कॉल कर ले, फिर वे सुहास से मिलने के लिए चलेंगे। इधर विक्रम भी सुहास के घर पहुंच जाता है। उसे देखते ही रागिनी उसके पास आ जाती है। रागिनी, विक्रम तुम आ गए, वो लड़की मिली? क्या वो सुहास से मिलने के लिए आएगी? विक्रम, आंटी आंटी आराम से सब बता रहा हूँ। रागिनी, जल्दी बोल बेटा, मुझे चैन ही नहीं मिल रहा है। सुहास की हालत तो तू खुद भी देख चुका है। विक्रम, हाँ आंटी, वो लड़की मिल गई है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो यहीं मुंबई की रहने वाली है। वो 2 दिन बाद सुहास से मिलने के लिए आएगी। वो मेरे साथ ही दिल्ली से मुंबई तक आई है। रागिनी, अरे तो तू उसे नहीं ले आता।